हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, वेलकम टू ACL क्लासेस। आज हम 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर 11th का सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताया था और आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो इस बार NCERT बुक्स जो नई किताबें आई है उसके अनुसार आपका लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस किया था और आपके केमिस्ट्री के अंदर 11th की केमिस्ट्री के अंदर 14 चैप्टर दे रखे हैं और सिलेबस लेंथी भी है। आपको ढंग से समझने के लिए अभी से ACL के साथ में जुड़ना है। ACL रेगुलर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा है YouTube चैनल पर और टेलीग्राम के माध्यम से। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा दें क्योंकि कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही आपको बता देता हूं कि आपका जुलाई महीना मतलब एक माह पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इस माह के अंदर भी 4 से 5 दिन खराब हो गए हैं। तो आप अपने टाइम का सही यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पढ़ाई करो। और आपको इन फ्यूचर जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी के लिए ठान रखा है, जैसे कि मेडिकल के अंदर नीट एग्ज़ाम जो बायोलॉजी वाले देते हैं या मैथमेटिक्स के अंदर NDA है, IIT जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि 2 साल है आपके सामने। जितना ज़्यादा हो सके इतना यूज़ कर सकते हो और आप अपनी पढ़ाई को सर्वश्रेष्ठ बनाओगे तभी जाके आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से मार्क के साथ में पास हो सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उसको क्लियर कर सकते हो, एडमिशन हो सकता है आपका। फ़िलहाल आज आपके स्क्रीन पे दे रखा है केमिस्ट्री का हम लोग 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना को हम लोग क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी रहता है इसलिए हम लोग सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ेंगे। मतलब धीरे धीरे जो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है उससे बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। परमाणु संरचना जो कि केमिस्ट्री का एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसके अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। तो न्यूमेरिकल को ढंग से समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए पहले आपको थ्योरी को अच्छे से पकड़ करना पड़ेगा। तो थ्योरी के क्या क्या बेस होंगे वो सारे एक एक करके हम लोग करेंगे। साथ में गत वर्ष और हाफिली में आने वाले जितने भी जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको भी हम लोग यहाँ सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। आज का चैप्टर हमारा ये रहेगा और धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी रहता है, इसलिए आपको पहले धीरे धीरे स्टार्ट करना है और फिर हम लोग जब टेलीग्राम के अंदर इसकी स्टडी करना स्टार्ट कर लेंगे तब टेलीग्राम के अंदर इसको और स्पीड के साथ में, न्यूमेरिकल के साथ में और भी हम लोग अपनी जो गति है उसको और बढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए हमें बिल्कुल धीरे से और परफेक्ट समझते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले एटम क्या होता है, परमाणु संरचना है। तो परमाणु क्या होता है कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं तथा यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु की क्या परिभाषा हुई कि परमाणु जो है वो जितने भी पदार्थ मतलब सभी पदार्थ सूक्ष्मतम छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और वो छोटा कण परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। और यह सूक्ष्मतम कण जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये दोनों ही बातें जो है वो किसने बताई थी आपको बता देता हूँ, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताई थी ये दोनों ही बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परमाणु शब्द की उत्पत्ति, जब परमाणु जो है शब्द, एटम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी कि परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से हुई है।
एटोमियो शब्द ग्रीक भाषा का है, ध्यान रखना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य या अविभक्त या न काटे जाने वाला। मतलब ऐसा कण, ऐसा वस्तु जिसे हम काट नहीं सकते, उसे ग्रीक भाषा में एटोमियो कहते हैं। और एटोमियो से ही एटम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, एटम परमाणु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। कौन से शब्द से? एटोमियो शब्द से हुई है। एटोमियो का क्या अर्थ होता था? न काटे जाने वाला या अविभक्त या अविभाज्य कण, इस प्रकार से। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब नामकरण जो है वो ग्रीक दार्शनिकों ने दिया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परमाणु की खोज और नाम। परमाणु की खोज किसने की थी? सबसे पहले परमाणु के अस्तित्व के बारे में किसने बताया था और उसका नाम किसने रखा था? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु को पदार्थ की मूल संरचनात्मक इकाई बताया है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में कल्पना की थी। उन्होंने वो सर्वप्रथम बताया था कि जितने भी पदार्थ है वो सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और छोटा कण परमाणु है, तथा ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब यह है कि महर्षि कणाद बताते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, जिसमें बड़े पिंड हो या पृथ्वी हो या जल वायु कोई भी हो, हर चीज जो पृथ्वी पर विद्यमान है या ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें, वो सारे पदार्थ छोटे से कण से मिलकर बने हुए और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए, वो कण परमाणु है, अर्थात परमाणु से मिलकर बने हुए। इसलिए परमाणु को महर्षि कणाद ने पदार्थ की मूल संरचनात्मक इकाई कहा है, ये ध्यान रखना है। और परमाणु के द्वारा ही सभी पदार्थों का निर्माण होता है, अर्थात बिना परमाणु के ब्रह्मांड के अस्तित्व की कल्पना करना असंभव है। ये सारी बातें किसने बताई है? महर्षि कणाद ने बताई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ग्रीक के दो दार्शनिक थे जिन्होंने एटम शब्द पहली बार, परमाणु शब्द उस छोटे कण के लिए एक शब्द यूज किया था, जैसे परमाणु कहा था, एटम कहा था। एटम शब्द, एटम नाम दो ग्रीक दार्शनिकों ने दिया गया है, क्योंकि ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है तो ग्रीक दार्शनिकों ने उसका नाम रखा है। कौन से वो दो ग्रीक दार्शनिक है? एक तो होता है डेमोक्रिट्स और दूसरा होता है ल्यूसिपस। डेमोक्रिट्स और एक है ल्यूसिपस। इन दो दार्शनिकों ने उस समय परमाणु सबसे छोटा कण है, अर्थात सबसे छोटे कण का नाम परमाणु रखा, एटम रखा। नेक्स्ट, अभी तक हमारे सामने देखने को मिला कि परमाणु की सामान्यतः कल्पना की थी महर्षि कणाद ने, और उन्होंने परमाणु के अस्तित्व, ब्रह्मांड के अंदर परमाणु के अस्तित्व की जानकारी बताई थी और उसे मूल संरचनात्मक इकाई बताया था। उसके बाद में ग्रीक के दार्शनिकों ने इसका नाम रखा एटोमियो से, इसका नाम रखा एटम। डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने इसका नाम रखा। और अब हम आगे चल के और बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था क्योंकि अभी तक सारी जो ये जो थ्योरी बताई गई है, ये सारी कल्पना है, इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। तो पहली बार परमाणु के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। कब किया था? 1808 में किया था। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की व्याख्या के लिए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ बिंदु जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं, जॉन डाल्टन ने पहली बार परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1808 में किया था। और ये जॉन डाल्टन कौन है? ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे। एक टीचर है जिन्होंने
थियोरेटिकल रूप से परमाणु के बारे में सर्वप्रथम अपना प्रमाण प्रस्तुत किया था, और वो जो प्रमाण था उसे हम कहते हैं परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसके क्या क्या मेन बिंदु थे देखते हैं। पहला पॉइंट ये बताया कि जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु को ना तो तोड़ सकते और ना ही अर्थात हम ये कह सकते हैं परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते, विभक्त नहीं कर सकते, परमाणु अविभाज्य कण है। तीसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। जैसे कि हम एक गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर जितने भी जो कण होंगे, एक ही तत्व के कण, उनके गुण जो है वो सभी समान होंगे, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण, एक ही तत्व के गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। परंतु नेक्स्ट उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण जो होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने बात की, जैसे कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन है, एक गुब्बारे में हीलियम है, दो अलग अलग गैसें भरी हुई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों में गैसें भरी हुई है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार के तत्व है। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व है तो उनके परमाणुओं के गुण भी एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, परमाणु उदासीन कण होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। इसके बाद में बताया कि दो या अधिक भिन्न परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे, कितना, 1:3 में जब संयोग करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होगा। अमोनिया एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। अर्थात जब दो भिन्न भिन्न जब परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है परमाणु, क्योंकि परमाणु को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो परमाणु के अंदर 7 जो अवधारणा है, 7 बिंदु सबसे पहले 1808 में दिए थे, वह है जॉन डाल्टन, ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे, और उन्होंने सबसे पहले परमाणु की व्याख्या की थी, इसलिए उनके सिद्धांत को नाम दिया जाता है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यह आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा। आगे धीरे धीरे और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब उन्होंने 7 बिंदुओं को प्रतिपादित किया था। उसके बाद में भी उस थ्योरी के अंदर कुछ कमियां पाई गई। वो क्या क्या कमियां थी? सबसे पहली कमी क्या थी, क्योंकि परमाणु, देखो जॉन डाल्टन के अंदर जो सेकेंड पॉइंट था, परमाणु अविभाज्य होता है, इसे हम तोड़ नहीं सकते, उसका मुख्य तो खंडन हुआ। वो जो पॉइंट था उसका सबसे बड़ा खंडन हुआ, और उनके अंदर क्या क्या कमियां निकली वो हम एक बार बताते हैं। सबसे पहले कमी जो निकली थी कि जब अपरमाणु कणों की खोज हुई, उसके बाद में परमाणु का स्थायित्व को स्पष्टीकरण नहीं किया गया। परमाणु जो है, जैसे कि ये अपरमाणुक कण ये होते हैं, छोटे छोटे कण है, उसे कहते हैं अपरमाणुक कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अपरमाणुक कण है। इनकी खोज हुई, तब इनकी खोज हुई, इन्हें अपरमाणुक कण नाम दिया। अपरमाणुक इसलिए कि परमाणु के अंदर से प्राप्त हुए, अपरमाणुक, परमाणु से छोटे हैं, अपरमाणु कण। तो हमें ये देखने को मिला कि अगर परमाणु से भी छोटे कण है तो फिर परमाणु का मतलब ये हुआ कि परमाणु विभक्त हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है। जबकि थॉमसन ने बताया था परमाणु अविभाजित होता है। अर्थात सबसे पहला और बड़ा जो इसकी कमी निकली वो है परमाणु विभक्त होता है। ये बाद में पता चला तब जब अपरमाणुक कणों की खोज हुई। अर्थात अपरमाणुक कणों की खोज के बाद परमाणु को अविभक्त नहीं माना जा सकता है। ये पहला पॉइंट था, इसकी कमी थी। सेकंड पॉइंट जो था कि अणु का निर्माण या बंध के निर्माण को समझाने में असफल रहा, क्योंकि आपको पता है बंध का निर्माण जो होता है या अणु का निर्माण, वहाँ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, सबसे छोटा कण अगर परमाणु है, तो परमाणु आपस में बंध का निर्माण नहीं कर सकते, उसको नहीं समझा सकते। जब तक इलेक्ट्रॉन आएगा तभी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। तो अणु के निर्माण को और बंध के निर्माण को समझाने में असफल रहा, क्योंकि
ये जो थ्योरी होती है बंध निर्माण की, वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाई जाती है, ना कि परमाणु के आधार पर समझाई जाती है। इसीलिए आपको सेकंड इसकी कमी ये रही कि अणु के निर्माण या बंध के निर्माण को समझाने में असफल रहा। और सबसे लास्ट कमी, विद्युतीय और चुंबकीय गुण को समझाने में असफल रहा। जब भी विद्युत धारा होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्रिएट होती है, तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर क्रिएट होती है, ना कि परमाणु के बेस पर। अर्थात विद्युतीय और चुंबकीय गुण को समझाने में असफल रहा। तो पहले परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। स्थायित्व का क्या मतलब, अपरमाणुक कणों, छोटे कणों की जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब परमाणु जो है वो विभक्त कण माना गया और उसको हम समझाने में असफल रहा। अर्थात पहली कमी जो है वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, दूसरी बंध के निर्माण, अणु के निर्माण को नहीं समझा सका, और तीसरा विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण को स्पष्ट नहीं कर सका, क्योंकि ये सारे गुण हैं वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित होते हैं। आगे चलकर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई और न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना, क्योंकि थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। आपने जितना अच्छा समझ लिया, आप लोग एग्ज़ाम में प्रश्न क्रैक कर सकते हो, और थ्योरी को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। जहाँ तक मुझे ज़रूरत लग रही है वहाँ तक आपको थ्योरी को बताते जा रहा हूँ। आप लोग समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम डिस्कस करें। एक वैज्ञानिक था, माइकल फैराडे नाम था, और उन्होंने एक विलियन लिया था, और विलियन के अंदर जब उन्होंने धारा प्रवाहित की तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोडों के ऊपर पदार्थ का निक्षेपण हुआ। जब विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का निक्षेपण होता है। आपने देखा होगा जब बैटरी होती है, बैटरी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ पदार्थ जमना आरंभ होता है। जो पदार्थ जमता है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो कहलाता है निक्षेपण होना। तब माइकल फैराडे ने सबसे पहले प्रयोग किया था, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसमें, विलियन में, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का निक्षेपण होता है। यहाँ पर एक और बात यहाँ बताते हैं कि फैराडे द्वारा एक आंशिक निर्वातित नलिका को निर्माण किया गया था, उसे कहते थे कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किस नलिका में, वो जो प्रयोग किया था उस प्रयोग का नाम क्या है, तो प्रयोग का नाम आपको याद रखना है। उस प्रयोग का नाम है विद्युत विसर्जन प्रयोग। विद्युत विसर्जन प्रयोग, ये ध्यान रखना है, विद्युत विसर्जन का अध्ययन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब यहाँ एक कांच की नलिका ली थी, बिल्कुल बंद, सील बंद कांच की नलिका ली गई थी। उस कांच की नलिका को हम कहते हैं कैथोड किरण नलिका। कैथोड किरण नलिका, ये कांच की नलिका है, इसके अंदर से इसका नाम है कैथोड किरण नलिका। और कैथोड किरण नलिका इसलिए क्योंकि कैथोड से वहाँ कुछ धाराएं प्रवाहित होती है, कुछ किरणें उत्सर्जित होगी, इसलिए कैथोड से वहाँ किरणें उत्सर्जित होती है, जिसको हम कैथोड किरणें अभी कहेंगे। तो कैथोड किरणें उत्सर्जित होती है, इसलिए उस कांच की नलिका का नाम रखा गया कैथोड किरण नलिका। इसका एक और नाम है विद्युत विसर्जन नलिका, क्योंकि वहाँ अध्ययन कौन सा प्रयोग किया जाता है, विद्युत विसर्जन, इसलिए इसका और नाम है, उस कांच की नलिका का और नाम है विद्युत विसर्जन नलिका। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जो नलिका, कांच की नलिका है, सील बंद है, उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, कोई भी गैस का मिश्रण भरा जाता है, क्योंकि हमें विद्युत विसर्जन प्रयोग करना है, तो उसमें गैस भरी जाती है। अब गैस भरने के बाद में क्या होता है कि उसमें से जो कांच की नलिका होती है उसमें गैस भरी होती है, तो सारी की सारी गैस को बाहर निकाल दिया जाता है, परंतु 100% निर्वातित नहीं करते। निर्वात का मतलब होता है जहाँ माध्यम 0 हो जाता है, वो निर्वात कहलाता है। जहाँ स्पेस के अंदर वायु शून्य हो जाती है वो निर्वात स्थिति कहलाती है, वैक्यूम कहलाता है। परंतु आंशिक निर्वात का क्या मतलब हुआ, मतलब उस कांच की नलिका के अंदर वायु 100% बाहर नहीं निकाली है,
0.1% अंदर है। इसका मतलब नगण्य मात्रा में उस नलिका के अंदर वायु है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है आंशिक निर्वातित नलिका। तो आंशिक निर्वातित नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया, किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया। तो माइकल फैराडे के अंदर किया था। अब देखते हैं यहाँ पर जब हमें एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि धारा तभी प्रवाहित होगी उसमें जब उच्च ताप होगा और निम्न दाब होगा। उच्च ताप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर धारा किस कंडीशन में प्राप्त होती है, प्रश्न आता है। तो धारा उच्च ताप और निम्न दाब पर ही गैस की आंशिक निर्वातित नलिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आंशिक निर्वातित नलिका में, गैस की आंशिक निर्वातित नलिका में विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसका ताप तो उच्च होगा और दाब क्या होगा? कम होगा। ये मेन पॉइंट होता है, जरूर ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा पॉइंट जो प्रयोग था वो कौन सा था? विद्युत विसर्जन का प्रयोग था। इसमें जो नलिका ली थी वो कैसी थी? कांच की नलिका। इसके दो नाम है, एक तो विद्युत विसर्जन नलिका, एक कैथोड किरण नलिका। और ये जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? माइकल फैराडे के द्वारा किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ज़रूर समझने की कोशिश करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी टॉपिक होता है। थ्योरी को इकट्ठा ज़्यादा नहीं करना है, जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो इनफ है, 100% तक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बता रहा हूँ जो विद्युत विसर्जन जो नलिका आपके स्क्रीन पर दे रखी है उसके अंदर एक कांच की नलिका दे रखी है। वो जो कांच की नलिका है उसको हम कहते हैं विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका, ध्यान रखना कांच की नलिका है। इसका एक और नाम था क्योंकि इस नली के अंदर कैथोड किरणों की उत्पत्ति होगी, इसलिए वहाँ इसका नाम और रखा है कैथोड किरण नलिका। ध्यान रखना दो नाम है इसके। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है। दो इलेक्ट्रोड है, धातु के बने दो इलेक्ट्रोड है। एक जिस पर माइनस चार्ज लगा हुआ है वो कैथोड कहला रहा है, एक जिस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है वो एनोड कहला रहा है। ध्यान रखना। और इसे दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ से होते हुए एक उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। उच्च वोल्टता की बैटरी, वोल्टता बहुत ज़्यादा क्योंकि ताप हमें अधिक चाहिए। कितना वोल्ट लिया गया है? 10,000 वोल्ट की बैटरी, उच्च वोल्टता की बैटरी से इनके सिरों को जोड़ दिया है, एनोड और कैथोड को। और ये जो नलिका है, कांच की नलिका, ये जो है आंशिक निर्वातित है। आंशिक निर्वातित मतलब उसमें 0.1% गैस की मात्रा उपस्थित है। आंशिक निर्वातित नलिका है और इसके ऊपर एक पंप भी लगा हुआ है जो इसे कहते हैं वैक्यूम पंप। निर्वातित पंप कहते हैं। क्या होता है कि कांच की नलिका के अंदर जो गैस होती है वो इसके द्वारा बाहर निकाली जाती है, लेकिन 100% बाहर नहीं निकली है, इसलिए वो आंशिक निर्वातित नलिका है। तो ऊपर क्या है? वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिसके द्वारा माध्यम को बाहर खींचा जाता है, ये ध्यान रखना। और पूरी नलिका के अंदर जो गैस भरी हुई थी वो सारी बाहर निकाल देता है। वो जो कार्य होता है वो होता है निर्वातित पंप का, वैक्यूम पंप का कार्य होता है, वो ऊपर लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्थिति ये होती है कि उच्च ताप एवं निम्न दाब पर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। उससे पहले हमें इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अलग अलग प्रयोगों के द्वारा जब इसमें देखा गया तो सिर्फ एक ही कंडीशन पर इसमें धारा प्रवाहित हुई थी, उच्च ताप और निम्न दाब। ध्यान रखना, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो कैथोड इलेक्ट्रोड से एक आदर्श किरणें उत्पन्न हुई जो एनोड की तरफ जाने लगी। कैथोड से आदर्श किरणें उत्पन्न हुई और कहाँ जाने लगी? एनोड की तरफ जाने लगी। इसका हमने सत्यापन करने के लिए
एनोड को छिद्रित कर दिया। एनोड को कैसा कर दिया? छिद्रित कर दिया। पूरा एनोड है उसको अंदर छिद्रित किया। जैसे ही किरणें उसके अंदर से पास हुई और इसके पीछे, एनोड के पीछे जो होता है वो प्रतिदीप्ति पर्दा लगा दिया। जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्ति पर्दा लगाया जाता है, पूरा लेप किया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोड है और यहाँ लेप कर दिया जाता है। ये आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड का लेप किया गया और उसके सामने छिद्रित एनोड है और यहाँ कैथोड से जो है आदर्श किरणें उत्पन्न होकर यहाँ जाती है। जैसे छिद्रों के अंदर से वो पीछे लगे हुए प्रतिदीप्ति पदार्थ पर टकराती है जो आदर्श किरणें, तो चमक उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कि इस प्रयोग के अंदर देखा गया कि जैसे ही उच्च ताप और निम्न दाब पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से एक आदर्श किरणें उत्पन्न होती है जो छिद्रित एनोड से होती हुई इसके पीछे लगे हुए प्रतिदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड पर गिरती है तो वह चमक उत्पन्न करती है। इससे ये पता चला कि इस प्रयोग के अंदर जो किरणें उत्पन्न होती है और उनका नाम, क्योंकि कैथोड से उत्पन्न हुई थी इसलिए उसको नाम दे दिया कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें ये प्रयोग था। ध्यान रखना यहीं पर इलेक्ट्रॉन की खोज होने वाली है। बिल्कुल हमने सिंपल से समझा, एक कांच की नलिका है, ऊपर वैक्यूम पंप है, आंशिक निर्वातित है, कुछ गैस भरी हुई है, एक दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, एनोड पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, दोनों को सर्किट को जोड़ दिया है उच्च वोल्टा की बैटरी से। उच्च ताप और निम्न दाब पर धारा प्रवाहित की तो कैथोड से एक आदर्श किरणें उत्पन्न हुई जो कि छिद्रित एनोड से होती हुई इसके पीछे लगे हुए प्रतिदीप्ति पदार्थ पर टकराती हैं तो वहां चमक उत्पन्न होती है। उपरोक्त प्रयोग के अंदर एक किरण की उत्पत्ति हुई थी जिसे हम कहते हैं तो कैथोड किरण में क्या है, तो इसके गुणों को समझ लेते हैं कैथोड किरण के कि कैथोड किरणें जो होती है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गमन करती है। यह पहला पॉइंट। दूसरा, ये अदृश्य किरणें होती है। तीसरा, ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब टकराती है तो चमक उत्पन्न करती हैं। चौथा, जो टेलीविजन होता है, टीवी होती है, उसमें कैथोड किरण नलिका, कैथोड किरणों का उपयोग किया जाता है, अर्थात पर्दे पर चित्र को देखने के लिए कैथोड किरण नलिका, कैथोड किरण का प्रयोग किया जाता है पर्दे पर चित्र देखने के अंदर। किसमें? टेलीविजन के अंदर। नेक्स्ट, इसका सबसे मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट जो है जहाँ जे थॉमसन ने यहाँ पर एक प्रयोग किया था कि जब जे थॉमसन ने इन पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, जो कैथोड किरण नलिका से कैथोड किरणें बाहर आती है उन पर जे थॉमसन ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया तो ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें जो है वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बने हुए हैं और इन ऋणावेशित कणों को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। कैसे? ये किरणें आ रही है, यहाँ उसने प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ जैसे कि प्लस कर देते हैं तो ये किरणें जो है वो किसकी तरफ मुड़ जाती है? धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। इसका मतलब ये कैसे कण होंगे? नेगेटिव कण होंगे और इन्हीं नेगेटिव कणों को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस प्रकार से सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, अर्थात कैथोड किरण जो है वो नेगेटिव कणों से मिलकर बनी हुई है और वो नेगेटिव कण जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। इस प्रकार से अपर्माणिक कण इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक परमाणु के अंदर व्यवस्थित करेंगे और मॉडल पढ़ेंगे। और हमारे सिलेबस में 4 मॉडल है, आपने 3 पढ़ लिए होंगे, इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखोगे तभी जाकर समझ में आएगा और कंटिन्यू वीडियो के साथ में बने रहना।